क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान बातचीत करने के लिए आए हैं, खास करके उत्तराखंड से है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसको हम यूसीसी बोलते हैं, उत्तराखंड ये ऐसा पहला राज्य है जिसमें इसको लागू किया गया है। तो यानी मतलब जो कानून अगर लागू होता है तो वो क्यों लागू करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जब एक समान नागरिक कायदा अगर आप लागू करना चाहते हो तो उसी साथ साथ क्या शिक्षा के लिए, क्या नौकरी के लिए भी ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो ये जानकारी जो है वो हमारे आज के मेहमान देने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षपति जी, जो उत्तराखंड बाम से भारत मुक्ति मोर्चा से है, और दूसरा संजय जी, मूल निवासी, ऐसा ही नाम लिखते सर टाइटल। आप दोनों लोगों का हाँ बहुत सर। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ सर कि जो यूसीसी है, भारत का पहला राज्य है जहाँ पे उत्तराखंड में इस कानून को लागू किया गया। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या कानून है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होता है। जी संजय जी। हाँ जी मैम, जो ये यूसीसी का जो कानून लागू किया गया है, एक तो सबसे पहली बात है कि ये डबल इंजन की सरकार है और ये चाहते हैं कि हम लोग पूरे देश के ऊपर कब्जा कर ले और जबरदस्ती जो है इस कानून को हम जो थोप दे लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी की सरकार सेंटर में है और बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड की सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 27 जनवरी 2025 को ये यूसीसी जो कानून है, समान नागरिकता संहिता, इसको जो है यहाँ पर लागू कर दिया है। और ये एक ऐसा कानून है कि जिसमें एक अलग से जो मुस्लिम समुदाय है, और जो और दूसरे लोग हैं उनको उनके अधिकारों को खत्म करने के ये लिए, इसकी बैटरी उनके जो खत्म हो गई। रीति रिवाज है उनको खत्म करने हर्षपति के जी, लिए जब इन्होंने। आप बात नहीं कर रहे हैं तो अपना माइक म्यूट रखिए जी। लीड भी होगी। हर्षपति सर, माइक माइक बंद कर लीजिएगा, माइक पे आप माइक बंद कर दीजिए। जी मैम। जी बोलिए। सर का माइक बंद नहीं हुआ है अभी। हर्षपति सर, माइक बंद कर लीजिए अपना। हाँ, एक आवाज आ रही है। माइक कहाँ स्क्रीन पे को है टच ये करें, वहीं माइक? पर आता है माइक का। स्क्रीन को टच करें, वहीं पर आएगा। अच्छा। नहीं, ये वीडियो बंद कर दिया आपने। वीडियो नहीं अच्छा, ये बंद करनी माइक है बंद आप। कर दिया। ठीक। हाँ, वीडियो ठीक है, चालू कर लो। वीडियो चालू है। हाँ, माइक बंद नहीं हुआ अभी भी आपका। अभी नहीं हुआ? नहीं। ठीक। हाँ, माइक बंद हो गया और वीडियो को आप चालू कर। हो, आप तो लेफ्ट हो गए। जी बोलिए। हाँ, लेफ्ट हो गए हैं सर। हाँ, वो ज्वाइन हो जाएंगे, अगर वो लिंक पे जाएंगे तो अपने आप ठीक है ज्वाइन हो जाएंगे। जी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये डबल इंजन की सरकार ने जो ये कानून यहाँ पर लागू किया है, इसमें केवल इन्होंने क्या किया है कि जैसे कोई व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता है। जी। दूसरा, तलाक के बारे में कि वो तलाक जो है अब अपनी मर्जी से नहीं ले सकता है। और लिव इन रिलेशनशिप में जो है वो इसको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना पड़ेगा, जिससे जो है जो निजता का अधिकार है लोगों की, जो हम लोग जो है हमारी निजता का अधिकार है, उसको इन्होंने खत्म किया है। और जो ये यूसीसी का जो लागू किया है इन्होंने,
खास तौर से आपको बताएं कि ये मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने एक ज्यादा बड़ा वो कार्य किया है, क्योंकि जो उनके धार्मिक जो रीति रिवाज है उनको इस कानून के तहत उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि समान नागरिकता में इन्होंने क्या किया है कि जिस तरह से हिंदू हो गए हैं या दूसरे समाज के लोग हो गए हैं, जिस तरह से वो तलाक के बारे में बात करते हैं, उस तरीके से जो है मुसलमानों को भी अब उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि पूरे इनकी जो शरीयत है उसको इनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि और ऐसा संभव नहीं है कि अगर आप देखें कि बाबा साहब ने जो संविधान में सबको समान अधिकार दिया है, जी किसी भी धर्म की उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति ये क्यों इस तरह के कार्य कर रहे हैं जिससे जो है हमारा जो कानून है उसको हमें बदलना पड़े, हमारा जो रीति रिवाज है उसको हमें बदलना पड़े। अब मुस्लिम समाज का अलग रीति रिवाज है, ईसाइयों का अलग है, सिखों का अलग है, और जितने भी माइनॉरिटीज लोग हैं सबका अलग अलग है। लेकिन ये क्या चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन्होंने लागू किया है, इसमें सबसे बड़ा क्या है कि पहले तो हम अगर किसी को कोर्ट मैरिज करना होता था तो वो या किसी को विरासत करनी होती थी या किसी को रजिस्ट्री करनी होती थी तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते थे। जी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के किसी को अगर कोर्ट मैरिज करना है तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जब जाते हैं, रजिस्ट्रार के सामने वो एक लड़का लड़की को जो है बयान देना पड़ता है कि हाँ मेरे को इसके साथ में रहना है, हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में अब केवल एक जो एक सीएससी सेंटर वाला व्यक्ति है जो कंप्यूटर लेकर के बैठा हुआ है, केवल वो ही उसको जो है कोर्ट मैरिज को कर देता है। उसमें क्या है कि एक लड़के का आधार कार्ड चाहिए, उसमें 2 ओटीपी आएंगे, और उसमें जो सबसे बड़ा जो कार्य है, रजिस्ट्रार का खत्म हो गया है, लड़का लड़की का खत्म हो गया है, जो गवाह है चाहे वो झूठे गवाह है, जी चाहे वो कोई भी गवाह है, केवल वो उसने अगर गवाही दी, वीडियो बनाई कि हाँ इन्होंने मेरे सामने शादी की है, तो उसी को मान्यता है। तो इस तरीके से ये इन्होंने बहुत एक तरीके मतलब से समझिएगा कि प्राइवेसी इन्होंने नाम सारा की कोई चीज नहीं है, और मतलब प्राइवेट साक्ष्य जो बिल्कुल है वो सही साक्ष्य हो, इस पे भी ध्यान नहीं रखा गया है। जी नहीं, इस पे कोई ध्यान नहीं रखा गया है। दूसरी बात और है कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, जी पहले क्या होता था कि रजिस्ट्रार ऑफिस से और उनको जो लेखपाल हैं वो उनको जो है तस्दीक करते थे, उनको वेरीफाई करते थे कि हाँ ये व्यक्ति जो है उसी गांव के हैं, किस किस गांव के हैं, क्या इनका जो है जाति धर्म है, वो सारा वो देखते थे। अब क्या हुआ है, क्योंकि वो पहले से दूसरी सरकारों के बने हुए हैं, जी जब से ये 12-13 साल हो गए सरकार को चलते हुए, तो इन्होंने क्या किया है कि सारे ग्राम विकास अधिकारी अपने भर्ती किए हैं, और सारे ग्राम विकास अधिकारी अपने भर्ती किए हैं, तो इन्होंने क्या किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो वेरीफाई करने का कार्य दिया है वो अपने वो सारे ग्राम विकास अधिकारी को दिया है जो इन्हीं के हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को काम देने का कार्य इन्होंने किया है। जी हम देखते हैं सर दूसरा कि आप बोल रहे कि मतलब इसमें उन्होंने विवाह में या फिर मुस्लिम समाज के लिए काम हो सकता है, लेकिन जी अ, आप जैसे मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, आदिवासी समाज को कस्टमरी लॉ है जिसके तहत जी उनके जितने भी, चाहे वर्चुअल रहे या उनका जो भी अ, पद्धति है उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं, और उनको अलग से संविधान ने 5वीं 6वीं अनुसूची दी और कस्टमरी लॉ दिया। तो क्या आदिवासी समाज के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है जैसे मुस्लिम समाज के ऊपर इफेक्ट है? सबके ऊपर इफेक्ट है उसका। आपको बताएं, केवल इन्होंने जो किया है अभी, वो शादी विवाह लिव इन रिलेशनशिप और वसीयत को लेकर के किया है। अब मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, जो ये सरकार यहाँ पर विदेशी बैठी हुई है, मैं पूछना चाहता हूं क्या आपने शिक्षा में समान अधिकार कर दिया? क्या जी आपने नौकरियों में समान अधिकार कर दिया? क्या आप और जगह जितना भी जमीन जायदाद है उसमें आपने समान अधिकार कर दिया? नहीं किया है। इन्होंने केवल परेशान करने के लिए ये किया है। और दूसरी बात और है, जब से इन्होंने ये लागू किया है, इन्होंने वो लाइव किया है, उनकी साइटें नहीं चलती हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं।
और क्योंकि जब ऑफलाइन कार्य होता है, ऑफलाइन में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, ये इसी तरीके से जैसे ईवीएम मशीन होता है, ईवीएम मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो इसमें भी इसी तरह का कुछ कार्य है। और ये एक तरीके का कहीं कहीं हद तक जो है ये नुकसानदायक है। बहुत थोड़े से जो है ऐसे प्रावधान भी हैं जिसमें कुछ मामूली फायदा लोगों को हो रहा है। जी, अभी हर्षपति जी भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी सवाल लेते हैं। क्या अच्छा ठीक है। पृष्ठभूमि है उत्तराखंड की? क्या उस जमीन में कौन सी ऐसी चीजें हैं? आप उत्तराखंड में जब सबको ही मतलब यूसीसी लागू किया, तो उत्तराखंड के लोगों के पास ऐसा क्या है? हर्षपति जी। नहीं, जय मूल्य मैडम। जय मूल्यवासी सर। हाँ, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जी ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूट के अलग हुआ था, जी और ये उत्तर प्रदेश से तब अलग हुआ था कि जब फूले अंबेडकर आंदोलन उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पे था। जी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और इन्होंने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया उत्तर जी प्रदेश में। जी तो यहाँ के जो पर्वतीय मूल के जो लोग थे, ब्राह्मण, यहाँ पे ब्राह्मण डोमिनेशन में है, तकरीबन 24-25% यहाँ पे ब्राह्मणों की तादाद है, जनसंख्या। जी तो उस टाइम पे इन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, और ये देखा कि जो आंदोलन चल रहे हैं यूपी, बिहार और मैदानी इलाकों में बामसेब के और फूले अम्बेडकरीवादी आंदोलन चल रहे हैं, इसे इनकी सरकारें नहीं बन रही थी, तो इन्होंने उत्तराखंड की अलग से डिमांड करी। यानी कि उत्तराखंड की जो नींव पड़ी है वो आरक्षण के विरोध पे पड़ी है। जी और हमने करीबन 4-5 साल, 6-7 साल यहाँ पे तोड़ फोड़ आंदोलन ये देखे, और फाइनली ये 2000 के अंदर ये उत्तराखंड एग्जिस्टेंस में आई। अब ये जो स्टेट बनी ये प्रयोग के रूप में बनी है, तो सारे के सारे प्रयोग मनोवादी यहीं से कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर वो खुद को सेफ जोन में समझ रहे हैं। तो इसलिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है वो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया। जी अगर हम भारत के संविधान की तरफ जाते हैं तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 29 तक सारे जितने भी रिलीजन है, धर्म है, समुदाय है, संप्रदाय है, सबके लिए कानून डिफाइंड है और उसमें लिपिबद्ध है, जी पहले से भी चला आ रहा था, सब जो है। लेकिन उसी संविधान में हमारे ये भी प्रोविजन किया था आर्टिकल 44 में कि भाई राज्य सरकार ऐसा कोई कानून बनाए यूनिफॉर्म सिविल जो सभी नागरिकों पे लागू हो, समान रूप से लागू हो। अब ये उसी आर्टिकल की आड़ लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। जी उसमें ये कहा गया कि सबके लिए समान इक्वल इक्वल राइट्स हो, सब बराबरी तरह के कानून हो। अब उन कानूनों में क्या आ रहा है? विवाह का कानून, उत्तराधिकार का कानून, गोद लेने का कानून, संपत्ति बंटवारे का, ये 4-6 जो पॉइंट है वो अलग अलग उसमें अलग अलग थे। जैसे इस्लाम में अलग है, हाँ, तो सिखों में अलग है, इसमें अलग है। तो ये चाहते थे कि एक वो जो आर्टिकल 44 के आड़ लेकर के ये बनाया जा रहा, बनाया इन्होंने, क्योंकि इनको ये प्रयोग भूमि है, तो ये प्रयोग के रूप में इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। जी जी अभी जैसा हम पिछले इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड का इनका जो वो देखता है इतिहास, तो जो ब्रिटिश काल में ये ब्रिटिशर्स जो जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो वो ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे, तो उन्होंने जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया 1937 में, उसमें शरिया के कुछ नियम कायदे कानून उसमें ऐड करे, वो बना दिया। अब चूंकि इनका जो मसला है कि समाज का पोलराइजेशन करना, धार्मिक पोलराइजेशन चाहिए इनको, तो धार्मिक पोलराइजेशन में शरिया कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ और इनको मिला करके ये कंफ्यूजन फैला करके और समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और धार्मिक ध्रुवीकरण करने से इनके वोट कंसोलिडेट हो जाते हैं। जी तो अब ये जो मसला इन्होंने शुरू किया, अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड तो गोवा में भी था,
गोवा उस टाइम पे पुर्तगालियों के अंडर में था, और उन्होंने वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने बना रखा। वहां तो हिंदुओं को अगर किसी हिंदू परिवार में मैरिज के बाद अगर उसका लड़का नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर सकता है। 2024 तक ये कानून था वहां पे। जी गोवा, दमन एंड दीव, इन चीजों में ये कानून था। अब क्योंकि ये प्रयोग के रूप में किया गया है तो इन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया, और अभी फिलहाल सिर्फ ब्राह्मण, और मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, ब्राह्मण इतने नैतिक है क्या सर कि वो एक विवाह में रह जाएंगे? नहीं, एक विवाह में रहने के लिए तो उनको संविधान ने बांध रखा है। यही तो उनकी समस्या हो रखी है। वो समस्या यही है कि भारत के संविधान ने नैतिकता के आधार पर उनको इस तरह करने के लिए मजबूर किया हुआ है। जी 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 तो जैसा मैं बता रहा था, ये प्रयोग है, प्रयोगशाला है। अभी उन्होंने फिलहाल यही छेड़ा है कि आपका जो विवाह कैसे होगा, संपत्ति का गोद लेना, ये छोटा ही मामला है। असली मामला तो अभी इसके बाद आएगा, जी और असली मामला जो है वो है आदिवासियों का। आदिवासियों का जो भारत के संविधान में वो दिया गया है, शेड्यूल सूची 5 और शेड्यूल सूची 6, जहां जहां पे ये आदिवासी बाहुल एरिया है, ये इससे गवर्न होंगे। आदिवासियों की अपनी परिषद होगी, अपनी पंचायत होगी, वहां का जो भी डेवलपमेंट होगा वो आदिवासी ट्राइब के हाथ में होगा, ऐसा हमारा संविधान कहता है। जी इसमें से कई सूचियां नॉर्थ ईस्ट में लागू हैं, जी कुछ सूचियां आपके इंडिया के जो उड़ीसा में इधर भी लागू हैं। अब जब ये कहेंगे कि साहब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, अब तो हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब उस पे आ जाएगी तो इनको ये स्पेशल राइट्स क्यों दिए जाए कि ट्राइबल एरिया के जो भी शासन चलेगा वो उसी शेड्यूल सूची 5 और 6 से चलेगा। उसमें आदिवासी परिषद होगी, आप उनसे परमिशन लेंगे, जो भी आप डेवलपमेंट के काम करेंगे, चाहे वहां तो बहुत सारा खनिज है आदिवासी इलाका में, अब वो खनिज अगर निकालना है तो उसके लिए आदिवासी परिषद की परमिशन चाहिए होगी। उस परमिशन के तहत उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अब आप कहिए बोकारो के भी कारखाने बने हुए हैं रांची वांची में, ये सब धांधलेबाजी में बने हुए हैं। अगर उसके पीछे पड़ा जाएगा तो शेड्यूल सूची 5 और 6 के अनुसार वो उनको आदिवासियों को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अब ये जो या वर्तमान में जो यूसीसी चलाया जा रहा है, उनका नेक्स्ट स्टेप यही है। जी अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में तो वो मात्र सत्तात्मक परिवार, मेघालय के अंदर मात्र सत्तात्मक परिवार है। उसमें जो परिवार की सबसे छोटी बेटी होती है, लड़की, वो संरक्षक होती है प्रॉपर्टी की। जी तो अब ये आप शरिया ये कानून, बताने की कोशिश कर रहे कि जैसे अभी जो है मुस्लिम का नाम चलाया गया, लेकिन जो रियल फैक्ट है वो आदिवासियों का जो उनको 5वीं 6वीं अनुसूची के माध्यम से उस जल जंगल जमीन का मालिक बनाया गया, और वो दूसरा कोई नहीं ले सकता। अदानी अंबानी को उसको कैसे मिले, इसके लिए भारत सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि पूरे भारत में, क्योंकि अवेयरनेस जो है अभी जितना भी देख रहे, जितने भी आदिवासी इलाके हम लोग देख रहे हैं, उसमें वो बहुत बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रहे हैं अपने जल जंगल जमीन के लिए। बहुत सारे संगठन, आदिवासी संगठन जो है वो अभी प्रोटेस्ट भी कर रहा है। तो अगर कानून ही ला देते हैं तो ये सारा मामला ही रफा दफा हो जाएगा। 90 प्रकार के जो धातु है वो इनके हाथ में आ जाएंगे, और जो आदिवासी समाज आज के तारीख में संविधान के चाहे भलाई मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास 1 रुपया नहीं भी होगा, लेकिन संविधान में वो अब्जों करोड़ के मालिक है ना। तो ये अब्जों करोड़ उनसे निकालने के लिए उन्होंने ये मतलब ज़्यादा संख्या जो है वो उत्तराखंड में ब्राह्मणों की है, और इसीलिए वो करने में सफल हुए। और उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, तो क्या उत्तराखंड के लोगों ने संजय सर, उत्तराखंड के लोगों ने शिक्षा के लिए यूसीसी, नौकरी के लिए यूसीसी, इसकी डिमांड नहीं करनी चाहिए थी? आप लोग जो है वहां पे, हाँ जी बोलिए। जो आम जनता है उस जनता को इन्होंने किस तरीके से पागल बना दिया है
कि उनको 5 किलो राशन महीने में दे रहे हैं, उनका भुखमरी के कगार पर उनको पहुंचा दिया है। आज उनको क्या दिख रहा है कि अभी इन्होंने कहा कि 2010 के बाद जिनकी भी शादी हुई उनको यूसीसी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो को कोई राशन वासन नहीं मिलेगा, उनके अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। तो अभी क्या है, सीएससी वाले इन्होंने हर गांव में जाकर के सबका यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया, और लोग करवा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आपके अधिकार वो आपको मिलने वाले नहीं है। अपने इतना बुरा हाल कर दिया है कि शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे हैं लोग बाग, उस राशन की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भुखमरी के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है। रोजगार यहाँ नहीं है, रोजगार खत्म कर रखे हैं, और सारे की सारी चीजें इन्होंने खत्म कर दी है। आप यहाँ देख लीजिएगा कि उत्तराखंड के अंदर इन्होंने जो सर ने बताया भी एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, पक्की बात है। यूपी में और यूपी में जो है अखिलेश की सरकार आती थी या मायावती की सरकार आती थी, दोनों की जो है मूल निवासियों की सरकार आती थी, वहां इनका जमा नहीं, इसलिए इन्होंने उत्तराखंड को बनाया है। उत्तराखंड में एक भी किसी भी व्यक्ति को केवल, क्योंकि ये विदेशी ब्राह्मणों के लिए ही बनाया है, इसमें केवल एक बार मुख्यमंत्री ओबीसी बन गया था, वो गलती से बन गया था, उसके बाद उसको कभी यहाँ पर उसका नंबर आने वाला नहीं है किसी और का, केवल ब्राह्मण ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, वो चाहे कोई भी बने। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया जिसकी शकल किसी ने नहीं देखी थी, केवल वो आरएसएस से प्रभावित था, उसको बनाया गया है। तो ये जी। एक बहुत बड़ा इन्होंने हमारे साथ में जो है पर एक कितनी अजीब बात है सर, मतलब देवभूमि पहले चाहिए थी। चलो कम से जी कम आज़ादी के पहले तो नाम की देवभूमि चाहिए थी। ये तो इनको अभी अभी देवभूमि बनाना पड़ा, मतलब वास्तविकता में देवभूमि कहीं थी नहीं, तो उन्होंने चलो 500-600 साल आगे चले जाएंगे तो वो बोलेंगे कि देखो देवभूमि नाम से ये हजारों साल से ये जगह है, तो अभी अभी उन्होंने वो देवभूमि बनाया उत्तराखंड। जी जी। जी जी, ये इनका एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र केवल हम मूल निवासियों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि देखते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। यहाँ से जैसे इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू किया है, पूरे भारत में इसका मैसेज जाएगा कि उत्तराखंड के लोग इससे खुश हैं, उत्तराखंड की जबरदस्ती खुश हैं। जी। खुश नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती जो है लोगों को खुश कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जबरदस्ती उन पर थोपा गया है। अभी उन्होंने नियम जो निकाला है, जो मैंने आपको बताया कि 2010 के बाद जो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उसको सारे सुख सुविधाएं खत्म कर दी जाएगी, जो उसको राशन मिल रहा है वो ऐसा खत्म कर जीआर दिया जाएगा। निकाला है क्या और सर? जीआर निकाला है ऐसा? हाँ, ऐसा उनके उन्होंने निकाला है, इसीलिए वो जो है लोगों को घर घर जा करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो सीएससी सेंटर वाले हैं उनके कैंप लगाए जा रहे हैं, आंगनबाड़ी को बोला जा रहा है कि अपना ये यूसीसी में रजिस्ट्रेशन कराएं। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो खेल जो कर रहे हैं, जो इन्होंने जैसे आंगनबाड़ी लगाए गए हैं, और जो सीएससी सेंटर वाले लगाए गए हैं, उनको गुमराह करके ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं। जी। हर्षपति जी, आप मतलब ब्राह्मणों के बाद में या उससे बड़ी बहुजन समाज की कौन सी कम्युनिटी उत्तराखंड में रहती है? सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी है? देखिए, उत्तराखंड का जो कम्युनिटी का मिश्रण है, इसमें जो मैदानी इलाकों में है वही तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है कि पर्वतीय जो इलाके हैं, 10 जिले पर्वतीय इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, 3 जिले मैदानी हैं। जी। तो पर्वतीय जिलों का बढ़ई जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट है, और जो मैदानी इलाके का बढ़ई है वो ओबीसी है। जी। एक इसमें कंफ्यूजन करने में, लोगों को लड़ाने में इनको ये मदद मिलती है। जी। दूसरी मदद ये मिलती है कि ये जो आर्टिकल 25 है हमारा, जी। आर्टिकल 25 से हमको सिखों को, बौद्ध सिख जैन और हिंदू, इनको एक ही कोड से गवर्न किया जाता है, तो इनको घालमेल करने में आसानी हो रही है। असल में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये लोगों को हिंदू बनाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। अब ये कहा गया है कि आपने मैरिज के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हिंदू एक्ट में होगा, हिंदू एक्ट में होगा, हम
आंदोलन चला रहे हैं कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। अब जब वहां रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम उनके एक्ट में गवर्न होते हैं, हमें जबरदस्ती लिखना पड़े। देखो जी, ये कहाँ कह रहे हैं, इतने लोग हिंदू हैं यहाँ पे और ये कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं। ये देखो खुद ही लिख के इन्होंने दिया, जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो बोले थे इतने लोग यहाँ हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। एक तो षड्यंत्र ये है, दूसरा षड्यंत्र ये है कि हम लोगों को जो आ, आ, ये सारी सिचुएशन झेलने पड़ रही हैं। ये 1985 में जो शाहबानो का केस हुआ था, उस शाहबानो के केस में इन्होंने जो गोलमेल किया, जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए, एक पार्टी विरोध में बोल रही, एक पार्टी सपोर्ट में बोल रही, उस चीज से सारे देखे सारा वो करके लोगों में माहौल पैदा करके ऐसा माहौल बनाया है कि जैसे ये सांप्रदायिकता में लोग विभाजित हो जाएं। आज सारा आपके संथाल परगना के जो लोग हैं, वो जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। आपका झारखंड में 30 से ज्यादा आदिवासी संगठन है, ये UCC का विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका भी जो संगठन है, कल को अगर ये यू लागू होता है तो सिखों को जो कृपाण रखने की इजाजत है, वो 3-3 फुटी 2-2 फुटी 2.5 फुटी कृपाण रखते हैं, वो भी हट जाएगा, उसमें उनका सारा संरक्षण खत्म हो जाएगा। आप सारे के सारे हिंदुओं में आ जाओगे और जितने भी लोग हैं उनको कहेंगे देखो जी लोग सहमत है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तो उत्तराखंड का जो जाति है वो है, ज्यादातर यहाँ पे एक कम्युनिटी होती है शिल्पकार, उसमें से 52 उपजातियां हैं। बाकी जो मैदानी इलाकों में जातियां हैं OBC में और SC में, वो भी यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। जी, मुझे लगता है सर उत्तराखंड में कोई पाउडर बनता है जिसका बहुत बड़ा व्यापार होता है ना, तो उस पे भी कब्जा तो उनका है ही। ST के नाम पे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने सर्टिफिकेट लगाए, ये सच बात है क्या? ऐसा था कि उत्तराखंड की जो नींव पड़ी है वो OBC रिजर्वेशन के विरोध में पड़ी 92 में जी। और जब उत्तराखंड बन गया तो यहाँ के ठाकुर ब्राह्मणों को OBC बना दिया, डिक्लेयर्ड एरिया वाइज। यहाँ उत्तराखंड में ठाकुर ब्राह्मण ST है, उत्तराखंड में ठाकुर ब्राह्मण OBC है, और जो असली OBC हैं, जो असली ST हैं, विरोध किया और दूसरे तरफ अपने राज्य में खुद को ST और OBC में भी डाल दिया, अपने लोगों को OBC में डाल दिया। अब वो जो असली OBC हैं वो फाइट नहीं कर पाते, ठाकुर ब्राह्मण OBC हैं वो फाइट कर रहे हैं। अब अपने ST जो हैं वो बेचारे जंगलों में हैं या इधर उधर दर दर भटक रहे हैं, और ठाकुर ब्राह्मण SPDM थानेदार और सेक्रेटरी बने हुए हैं। जी संजय, तो हमने ये मुद्दा हम इस बात को जैसे आपसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला है, और उसमें भी जो भी धर्म भारत में निर्माण हुए हैं या फिर जो विदेश से भी है भारत में धर्म आए, तो हमारे लोग बताते, हमारे लोगों ने बताया कि इन्होंने इस्लाम में घुसपैठ की, इन्होंने क्रिश्चियनिटी में घुसपैठ की, इन्होंने बुद्धिज्म में घुसपैठ की, इन्होंने जैनिज्म में, अभी इन्होंने SC ST OBC में भी घुसपैठ की सर। तो ये घुसपैठ को कैसे रोकेंगे संजय जी? जी, अगर जो कॉन्सेप्ट जो हम काम चला रहे हैं, लोगों को अगर जागृत कर रहे, जागृत हो भी रहे हैं लोग, लेकिन जागृति जो है राजनीतिक एरिया में जो है प्रदर्शित नहीं हो पा रही है ड्यू टू EVM। अब लोग वोट देना चाह रहे हैं लेकिन वो कोई और हो रहा है। तो हम ये जागृति ऑलरेडी सोसाइटी में है, समाज में है, और इससे घबराए हुए भी हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए अभी उन्होंने EVM का वो किया हुआ है। बिहार में वो वोटों में तब्दीली कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, और वहाँ पे जो आसाम वगैरह में लगा रहे थे, हैं, तो वो सब चीजें कर रहे हैं। तो फेल हो रहे हैं। फेल इसलिए हो रहे हैं कि बामसेफ के लोग, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों को अवेकनिंग दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। अब चूंकि उनके हाथ में सत्ता है और सत्ता से वो कोई भी प्रयोग करने में सफल हो रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से घुसपैठ यहाँ पर कर रहे हैं हमारे यहाँ पर,
ये इनका आज से काम नहीं है, बुद्धा से लेके और अब तक जो है ये इन्होंने घुसपैठ किया है। लेकिन केवल बामसेप का जो संगठन है कैडराइज संगठन है, और उसमें रास्ते ही इनके बंद किए हैं, जिस तरह से बाबा साहब के रास्ते संविधान सभा में जाने के लिए इन्होंने बंद किए थे, तरीके से उससे भी ज्यादा हमने जो है यहाँ पर वामसेप में इनके रास्तों को बंद किया है। और ये हमारे किसी भी संगठन में सम्मिलित नहीं होंगे। और एक विचार की बात है कि विचार अगर परिवर्तन लोगों का हम लोग कर पाते हैं, विचार से अगर विचार परिवर्तन हो जाए तो लोगों को मरने के लिए तैयार कर दिया जाता है, बम बना करके उसको भेज दिया जाता है। उसको पता है कि तुम मरोगे जा करके वहां, उसके ऊपर बम लगा करके भेज दिया जाता है। अगर हम लोग लोगों का विचार परिवर्तन करने में कामयाब हुए तो निश्चित रूप से हम लोग इस देश में मूल निवासियों का राज दिला पाएंगे, और उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी सर, जैसे ये घुस गए तो अभी अगर आपको पता करवाना होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे कि ये सच में यस्सी है या ब्राह्मण से परिवर्तित हुआ, ये सच में मुस्लिम है या ब्राह्मण से परिवर्तित हुआ? क्या क्या करेंगे फिर? वो सरनेम लगाते हैं बकायदा अपना। वो जैसे जोशी है, जौनसार बाबर का जोशी लगाएगा, वो है एसटी। जी कभी कभी तो एससी शेड्यूल ट्राइब आयोग का चेयरमैन ही ब्राह्मण बन जाता है। वो ओबीसी होगा, वो अपना सरनेम लगाएगा, चौहान नेगी है, उनियाल वैसे तो डंडियाल। वामसेप ने ये चीज हमें सिखाया है, कैडर में जा जाके हमको पता चला है कि कौन व्यक्ति, नाम से ही हम लोग अब पता कर लेते हैं। जिस तरह से वो नाम हमारा पूछते हैं कि सरनेम बताओ सरनेम बताओ, इसी तरीके से उनके सरनेम से हमें पता चलता है कि ये कौन व्यक्ति है। तो ये एक जागृति हम लोग जो सीख रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, जो कैडर ले रहे हैं वामसेप से, उसमें हमें सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है उनको पकड़ पाते हैं। जी जैसे 2001 में डीएनए की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उसमें पता चला कि भारत में दो डीएनए हैं, एक R1A1 है और दूसरा L3 यमन है। तो आने जी वाले समय में अगर आपको समझ जाइए, उन्होंने जैसे जोशी टाइटल खत्म कर दिया जी और जी। चौहान नेगी टाइटल खत्म किया, तो फिर आपके पास क्या रास्ता रहेगा? तो डीएनए की जो जांच, जो माइकल बामसात ने जो डीएनए की रिपोर्ट की थी, डीएनए कभी मरता नहीं है। हम लोग जी डीएनए का कार्ड बनवाएंगे, डीएनए के कार्ड से पता चलेगा ये कौन है। उस कार्ड को छिपाया नहीं जा सकता। इन्होंने जबरदस्ती हमारे ऊपर आधार कार्ड चलाया है। जबरदस्ती हमें जो है उस आधार कार्ड की जरूरत है कि जो आधार कार्ड आज इन्होंने हमारे सिर पे टांग दिया। हम डीएनए कार्ड बनाएंगे और डीएनए कार्ड से ही पता चल जाएगा कि ये कौन व्यक्ति है, यहाँ का मूल निवासी है या विदेशी है। ये कार्य हमारे संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, जिस दिन हम लोग इस देश के मूल निवासी इस देश पे काबिज होंगे, वो दिन हम लोग बताएंगे कि हम लोग जब डीएनए कार्ड इस देश के अंदर लागू करेंगे, कौन विदेशी है कौन यहाँ का मूल निवासी है पता चल जाएगा, और हम लोग उस कैटेगरी में उनको रखने वाले हैं। जी हर्षपति जी, जब कोरोना इस देश में लाया गया तो अ, जो वैक्सीन है वो जैसे ज़बरदस्ती की, तो अभी यूसीसी के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी को ज़बरदस्ती से हिंदू, जो आप बता रहे हैं कि हिंदू बना रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए आप उत्तराखंड में आंदोलन चला रहे, एक संगठन आपका उत्तराखंड में भारत मुक्ति मोर्चा या ऑफशूट जितने भी विंग होंगे, तो इसको आप कब तक मतलब एक रोकने का काम और अपने बहुजन मूल निवासी समाज को न्याय देने का काम कब तक करेंगे? जी मैडम, जब उत्तराखंड की डिमांड चल रही थी 92 में, तो वामसेप संगठन ने उसका विरोध किया था, आंदोलन किया था। हम लोगों ने बकायदा पर्चे छाप छाप के बताया उत्तराखंड देश तोड़ने की साजिश है। हमने तो यहाँ तक बतलाया है, वो हमारे पास पर्चे अभी भी पड़े हुए हैं। तो उसका भी हमने विरोध किया। ये जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, इनको ओबीसी या एसटी में मिलाने का भी हमने विरोध किया है। बकायदा वो जो है पर्चे छाप छाप के और इंटरव्यू दे दे के बताया हुआ है। वो क्लिपें पड़ी हुई हमारे पास, हम भेजेंगे आपको। और हमारे को सिर्फ ये है कि इन पे जो है अगर इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाए कि जो ये एससी एसटी की
और ओबीसी की जो क्राइटेरिया है उसको भी फुलफिल नहीं करते, उसके बावजूद भी जबरदस्ती इनको ओबीसी बनाया गया है, जबरदस्ती इनको एसटी बनाया गया है। इसको हटाना चाहिए और जो एक्चुअली उनको मिलना चाहिए। आंदोलन तो लगातार जारी है, हम इस बात को जहां तहां हम कहते ही रहते हैं। जी और कहने के बाद जो लोगों को, लेकिन लोग आजकल जो है पॉलिटिकली अवेयर हो रखे हैं, सोशली अवेयर नहीं है इधर लोग, तो इस वजह से उस चीज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हम बताते जा रहे हैं बात, तो इनको जो है समझना होगा इन चीजों को, और समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। जिस दिन हम जो बात कर रहे हैं, हमारी बात के वे अगर वोटों में तब्दील होते हैं, क्योंकि जब पहले 90 के दशक में आपने देखा होगा जब कांशीराम जी यहाँ काम करते थे, तो उनके बताए हुए मिशन का मामला वो वोटों में तब्दील होके उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं की छाती पे हमने सरकार बना के काम चलाई। लेकिन जब से ये ईवीएम आया है, तब से हमारे ही वर्ग की जो पार्टियां हैं उनको हरा के और अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में तो बीजेपी और कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पे चली गई थी, हमारे सामने की बात, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उनको खुली छूट मिल गई ईवीएम के कारण। अभी बामसेप ने ईवीएम का आंदोलन छेड़ रखा पूरा देश भर में, और ये जनगणना का है, और आपका ये जो ये षड्यंत्र करते हैं, उन षड्यंत्रों को उजागर करने में हम कामयाब हो जाते हैं, लोगों को बता देते हैं, लोग सचेत हो जाते हैं। आगे जब तक ये अवेगनिंग का काम चलता रहेगा, इन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें। जी संजय जी, हम देख रहे हैं कि इतना सारा आपका पूरा भारत में आंदोलन है, फिर भी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने में कामयाब रही, क्योंकि जहाँ पे एक कानून लागू होता है तो दूसरे राज्य में उसको लागू करना आसानी हो जाती, दूसरे जगह पर लागू करना बहुत आसानी हो जाती है। तो क्या दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा तो हमारे जो लोग हैं वो शिक्षा के लिए समान कायदा, नौकरी के लिए समान कायदा, इसके लिए आप कब तक हमारे लोगों को अवेयर करेंगे? और जिस देश में 6,500 जातियां होगी, जो विषम व्यवस्था है, उस देश में इस तरीके के समान कानून को स्टैब्लिश करना वो बहुत बड़ी बात है। पहले आपको लोगों को समान करना पड़ेगा, तब कानून जाके आपका समान होगा। तो ये सारी इसके चीजें लिए आप कब तक करना चाहते हैं और कितना देर लोगे? क्योंकि समाज की देखो, समाज जो है वो अज्ञानी है, हमें पता है, लेकिन इससे समाज का कितना नुकसान होते जा रहा है, कितनी पीढ़ियां जो है इससे अपने अधिकारों से वंचित है। जी ये जो समस्या आप बता रहे हैं, ये जो समस्या पैदा करने वाला है, हम लोग जो समाज भी है वो समस्या को देख रहा है, समस्या किस कारण से पैदा हो रही है उसको नहीं देख रहा है। अभी सबसे बड़ा जो मामला जो यूसीसी का आप यहाँ उत्तराखंड में लागू हुआ है, ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी सरकार है, विदेशियों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो ईवीएम से जबरदस्ती घोटाला करके बनी हुई है। इसी कारण से यहाँ पर जो है ये यूसीसी लागू किया गया है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि मुझे मजबूर सरकार चाहिए, मजबूत नहीं चाहिए। जी मजबूत सरकार होगी तो वो इस तरह का कार्य करेगा, और मजबूत सरकार बन रही है केवल ईवीएम मशीन से। आज जो हमारे ऊपर यूसीसी लागू किया गया और सारे देश में लागू करने की सोच रहे हैं, ये केवल और केवल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ईवीएम मशीन देश के अंदर इन्होंने ला रखी है। वोट हमारा चोरी कर रहे हैं, वोट हमारा, इनका वोट नहीं है। इसी जी कारण से, क्योंकि ईवीएम से पूर्ण बहुमत से इन्होंने सरकार बनाई है। अगर मजबूर सरकार होती और ये यूसीसी लागू करते और हमारा उसमें समर्थन होता सरकार में, तो हमारे लोग कहते कि नहीं, हम लोग इसको लागू नहीं होने देंगे, ये धोखेबाजी है, हमारे लोगों के अधिकार को खत्म करेगा, तो सरकार गिर जाती। और वो अगर मतलब समर्थन वो कर ही नहीं सकते थे। पहली बात तो ये है क्योंकि मजबूर सरकार जब होती है तो वो ऐसे ऐसे कानून नहीं ला सकते। आज देश के अंदर किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, विद्यार्थियों का वजीफा खत्म कर दिया है। पूरे देश के अंदर पूरे षड्यंत्र इन्होंने रच रखे हैं, वो केवल ईवीएम मशीन के ही कारण रच रखे हैं। आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने बामसेप के भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे देश में लोगों को अवेयर किया है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है।
नहीं दिखा रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा है। आज हम लोगों को बताना पड़ रहा है, लोगों को आज पूरे देश के अंदर उसकी जागृति है कि पूरे देश में पता चल गया है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है और ये घोटाला करके जीत रहे हैं। आज एलन मस्क बोल रहा है, आज डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। ये केवल बामसेफ की जागृति का है। आपने पूछा कि कब तक ये हो जाएगा। हम लोग बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों की बात जाएगी, लोगों का विचार परिवर्तन होगा। लगभग 2030 तक आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने बोला है, हम लोग अगर उस गति से कार्य करेंगे तो 2030 तक ये देश हम जन आंदोलन करके अपने हाथ में ले लेंगे। 17 देश उन लोगों के मूल निवासियों के हाथ में आए हैं, जिसमें टर्की है, लीबिया है, बहुत सारे दो ऐसे देश है जो उनको उनके मूल निवासियों को मिल चुके हैं, जन आंदोलन से मिले हैं। भारत भी उसमें से एक है। जब यहाँ पर जन आंदोलन हुआ तो बिना इलेक्शन के ये देश ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया। एक अंग्रेज इस देश को छोड़ करके गया, दूसरे अंग्रेज को इस देश में पावर दे के गया है। पार्लियामेंट का इलेक्शन 1952 में हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री 46 में बन गया। जन जी आंदोलन के कारण बना है। जन जी आंदोलन हम लोग करेंगे और देश को अपने हाथ में, अपने मूल निवासियों के हाथ में देंगे, अधिकार दिलवाएंगे। जी। जब बाबा साहब कार्य कर रहे थे तो आपके ही इधर से हरि प्रसाद टमटा जी, मुंशी हरि प्रसाद टमटा जी जी जो बाबा साहब के आंदोलन में थे। इसका मतलब है बाबा साहब के आंदोलन के साथ उत्तराखंड का एरिया हमेशा जुड़ा हुआ है। तो 2030 की बात आप कर रहे, कितने लोगों को मोबिलाइज करेंगे सर उत्तराखंड से? देखिए, उत्तराखंड का जो परिसीमन है, जो उस उत्तराखंड का जो अगर आप देखो कि यहाँ का एक कुमाऊं क्षेत्र है, एक गढ़वाल क्षेत्र है, एक प्लेन क्षेत्र है। और इनमें जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है वो उस तरह की है, क्योंकि यहाँ पर सारे तीर्थ स्थल भी है। और हम लोग अपने लोगों को समझा रहे हैं, जितना कार्य हम लोग जीवित रहते हुए अपना करेंगे, अपने हिस्से का कार्य अगर हर एक व्यक्ति करता रहे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम लोग जो है यहाँ कामयाब होंगे। और क्योंकि जब जितने बाबा हमारे साहब लोग हैं। काम कर रहे थे तो जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मतलब आज जो जितना फैसिलिटी है, इंटरनेट है, सब कुछ है, तो एक संवाद आसानी से हो जा रहा है। जब बाबा साहब काम कर रहे थे तो तब अगर उत्तराखंड में कार्य करता थे तो आज इतने आसानी में हम लोग बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि हमारे जो लोग हैं, जितना बड़े पैमाने पर मैं बातचीत करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि संगठन तो मुझे हर तरफ दिखता है, लेकिन जो मास मूवमेंट के तरफ अगर हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है, ऐसा नहीं लगता है सर? बिल्कुल लगता है, लेकिन मास मूवमेंट से ज्यादा बढ़कर कैडराइज मूवमेंट है। और कैडर जब लोगों को दिया जाता है, कैडर एक एक, अगर कैडर में एक व्यक्ति जाता है तो उसको कम से कम 1000 लोगों को, 2000 लोगों को, लाख लोगों को समझाने में कामयाब होता है। तो इसी तरीके से जब हम लोग लोगों को कैडर दे दे के लोगों को तैयार करेंगे तो मास मूवमेंट में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात, केवल एक संगठन नहीं है वाम सेप का, 100 संगठन वामन मेश्राम साहब ने बनाया है। हर क्षेत्र में संगठन इसलिए बनाया है क्योंकि मास मूवमेंट में उसको तब्दील किया जाए, उसी के लिए हम लोग जो है लगे हुए हैं। जी। तो जो सत्यानाश यूसीसी के माध्यम से हमारे समाज का, हमारे देश का करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो बचे कुचे संसाधन है, एक तो उन्होंने भारत के संविधान में हमारे जो संसाधन जिसके ऊपर हमारा ही हक होना चाहिए था वो अभी तक तो दिए नहीं है, लेकिन ये लोग कहीं लेकर ना जाए, क्योंकि संविधान के जो आर्टिकल लिखे हुए हैं वो बहुजन समाज के साथ है। तो वो आर्टिकल के माध्यम से अवेयर होकर ये समाज ले ना ले, इसलिए यूसीसी के माध्यम से जो बंदी इस व्यवस्था ने लगाई है। तो हमारे साथ जो हर्षपति जी है या संजय जी है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो लगाई हुई बंदिशें हैं वो आने वाले समय में हम जल्द से जल्द इस जन आंदोलन के माध्यम से ख़त्म करेंगे और अपने समाज को हक और अधिकार देंगे, यही नहीं तो शासक भी बनाएंगे। तो लास्ट में आप उत्तराखंड के लोगों को और ख़ास करके बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते? जी।
हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि बामसेफ का जो संगठन चल रहा है, आजादी का आंदोलन जो चल रहा है, ये जो ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं उस संगठन को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। जिस तरह से दूसरी पार्टियां भी बनाई जा रही हैं, तोड़ तोड़ करके संगठन को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम केवल लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय लेवल पर संगठन है वो बामसेफ का संगठन है। बामसेफ ने हर क्षेत्र में बाबा साहब के मिशन को, जो उनका अधूरा कार्य है, उसको पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। देश में मूल निवासियों को आजाद कराने के लिए कार्य कर रहा है। और देश में जब मूल निवासियों का राज होगा तो सारे हक अधिकार संविधान के द्वारा मिलेंगे। उसी के लिए हम लोग जो है लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यही केवल लोगों से निवेदन है, यही आग्रह है कि बामसेफ के तमाम आपसूट संगठन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उस बामसेफ के आपसूट संगठनों के साथ में, बामसेफ की विचारधारा के साथ में अगर आप चलोगे तो जल्दी ही हम लोग इस देश को अपने हाथ में लेने में कामयाब हो जाएंगे और सारे अधिकारों पर 100% हर एक व्यक्ति का अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। संविधान जब 100% कार्य करे, 100% लागू हो जाएगा तो हर एक व्यक्ति को 100% उसकी जनसंख्या के अनुसार उसको हर क्षेत्र में अधिकार देने का कार्य करेंगे। जो बाबा साहब का सपना था उसको केवल और केवल हम मूल निवासियों को दिलाएंगे, क्योंकि एक यही संगठन है जो देश के अंदर सही दिशा में कार्य कर रहा है, मूल निवासियों के हक और अधिकार को दिलाने के लिए कार्य कर रहा है। जी जी। सर हर्षपति सर, कंक्लूड जी करने के पहले आप क्या समाज को संदेश देना चाहते? मैडम, मैं पहला एक तो ये बता रहा, आपने मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का नाम लिया। मैं जी, थोड़ा हिस्टोरिकल ये बताना चाह रहा हूँ कि हम उन्होंने उस कैसे पे बाबा साहब को सीरीज सपोर्ट किया सीरीज था। करेंगे सर, मुंशी हरि प्रसाद टमटा जी के ऊपर मैं जब से। थोड़ा जी मैं थोड़ा सा जो है ना, एक दो लाइन जो है, जी ताकि थोड़ा ब्रीफ में पता लगे लोगों को। 1930-32 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन के अंदर, जी जी तो जो मनुवादी जो लोग थे वहां पे, ज्यादातर बहुमत में तो वही लोग थे, तो वो ये चाह रहे थे अंग्रेज जैसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर वो सेपरेट इलेक्टोरल पे जो डिसीजन देने वाले थे, वो ये चाहते थे कि डिले हो जाए। जी उन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं वो चुन के नहीं आए हुए हैं, वो नामजद हैं, बाबा साहब को नॉमिनेट किया के लंदन में भेजा गया था, तो अगली बार चुन के आदमी भेजो, तब इस समस्या का समाधान होगा। तो ऐसे क्रूशल टाइम पे अल्मोड़ा से मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का समुद्री मार्ग से एक टेलीग्राम लंदन पहुंचा, और उन्होंने कहा, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन अल्मोड़ा से, उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में और देश के बाहर जो अछूतों के लिए काम कर रही है, तब हमारी पहचान बाबा साहब ने अछूत रखी थी। अछूतों के लिए जो काम कर रहा है, ये सभा उससे सहमत नहीं है और इस सभा का आपके नेतृत्व पे भरोसा है। तो वो टेबल किया गया। बाबा साहब को जब टेलीग्राम मिला क्रूशल टाइम पे, तो जी वो जी। टेबल किया गया। उन्होंने कहा भाई इस मुझे एरिया में मैं लगता है कभी वो लाइन गया नहीं। ऐसी थी शायद, आवर लीडर इज अंबेडकर नॉट गांधी। नोट गांधी, जी वो उससे ये प्रूव हुआ था। और अंग्रेजों ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए और ये कहा कि या तो जो अब तक डिस्कशन हो रखा है उसके बेस पे हम फैसला करें, और या कंटिन्यू गो ऑन डिस्कसिंग। तो उस टाइम पे, जो क्रूशल टाइम पे, बाबा साहब का जो सपोर्ट के लिए जो टेलीग्राम गया था, अगर वो न किया गया होता तो शायद ये सभा को स्थगित करने में कामयाब हो गए होते। और उस टेलीग्राम का मैडम खर्चा आया था 32 रुपए 6 आने उस जी जमाने का। जी जी वो इतने मतलब अच्छे सक्षम व्यापारी थे उस जमाने के हरिप्रसाद टमटा जी। बाद में उनका बाबा साहब के साथ वो हुआ। उस पे उसके उनके जमाने में जो काम ज्योतिबाराव फुले ने महाराष्ट्र में किए, वही काम हरिप्रसाद टमटा ने उत्तराखंड में किए। स्कूल बनाए, जमीनें दिलवाई, फॉरेस्ट लैंड डिफॉरेस्ट करके आज पूरी कॉलोनियां बसी हुई हैं। जी जी बताने की जरूरत है। जी अभी थोड़ा यह है कि जितना हम लोगों के पास जाते हैं जाएंगे, उतना लोगों में जो अवेयरनेस आएगी, उस अवेयरनेस के कारण इस देश के अंदर बदलाव होगा। और दुश्मन भी हमारा तरह तरह की चालें निकालता रहता है। अभी लेटेस्ट उसका ये जो पैंतरा है ये ईवीएम का, ईवीएम से वो बिल्कुल सुरक्षित हो गया। ईवीएम के कारण बुलडोजर कल्चर यहाँ डेवलप हो गया अपने देश के अंदर। जी जी तो अभी हमें ज्यादा काम करना है,
काम, हमारा जो काम है वो डिफाइंड है। हमने जो किया, हमारे जो पूर्वज थे बुद्धा, फूले, अंबेडकर, इनके विचारधारा को लोगों को बता के और समझा के लोग समझ भी रहे हैं, समझ भी आ रही है। तो इसीलिए दुश्मन को थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, नहीं तो वो जब चाहे तब कर दे। जिधर भी हाथ रख रहा है उधर असफलता मिल रही है। वो सांप्रदायिक पोलराइजेशन चाहता है, धार्मिक। हम सोशल पोलराइजेशन चाहते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सोशल पोलराइजेशन है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सब धार्मिक पोलराइजेशन है। दुश्मन धार्मिक पोलराइजेशन चाहता है, उसका जवाब हम सोशल पोलराइजेशन से देंगे और लगातार इसी दिशा में हम काम करते रहेंगे। जी, क्रांति की आवाज़ ऐसे ही लोगों से आपसे रूबरू करवाते रहेगी जो अपने समाज के हक और अधिकार के प्रति जागृति का काम और उनको मान सम्मान और शासक बनाने का काम करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े थे हरिप्रसाद जी, संजय जी, जिन्होंने बहुत मुखर होकर अपने समाज की बात रखी और ख़ास करके UCC के विरोध में जो बयान दिया है, जो बातें हमको समझाई है। तो इससे हमें हमारे समाज को सतर्क होने की ज़रूरत है। आप लोग इनके काम के साथ जुड़िए, सबसे मतलब बातचीत करिए, जानकारी लीजिए और आंदोलन के साथ भी जुड़िए। ऐसे क्रांति की आवाज़ के माध्यम से आप सभी लोगों को अपील करती हूँ। और आप लोगों ने यहाँ पे बहुत कीमती वक्त दिया, हमें जानकारी दी, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद सर। धन्यवाद।